नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम 2026 के लिए हम लोग ऑनलाइन जो मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज है सभी का हम आपको डिस्कशन करवा रहे हैं। जैसे डबल स्टार टेस्ट सीरीज का जो चल रहा है उसका हम जितने अभी हुआ है यानी कि 4 टेस्ट अभी हुआ है, सैटरडे संडे को होता है, वो हम करवा चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग खान सर के द्वारा जो नया टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा मेंस के लिए स्टार्ट हुआ है उसका टेस्ट नंबर 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, टेस्ट 1 करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखे प्ले लिस्ट इसका बना हुए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये भी सैटरडे और संडे को ही होता है, लेकिन ये टेस्ट पीडीएफ देर से अपलोड हुआ था इसलिए वीडियो थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कितने कथन सही है। बोला क्या है, कथनों में से कितने सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, महाद्वीपीय ढाल महासागर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है ना। महाद्वीपीय ढाल जो है महासागर का वह हिस्सा है जो सबसे अधिक मछली पकड़ने के क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ये वाला गलत है। क्योंकि देखिए सबसे अधिक जो मछली पकड़ने वाला क्षेत्र है वो महाद्वीपीय मग्न तट है। कहाँ पर है, महाद्वीपीय मग्न तट पर ये मछली पकड़ने वाला जो क्षेत्र पाया जाता है, जैसे ग्रैंड बैंक हो गया, डोगर बैंक हो गया, वहाँ पाया जाता है। ठीक है, फिर ये वाला क्या हुआ, गलत हो गया। दूसरा क्या, अगाध मैदान में अवसादी निक्षेपों की कमी होती है क्योंकि ये महासागर के सबसे गहरे हिस्से होते हैं। तो महासागर के ये सबसे गहरे हिस्से होते हैं, तो ये वाला क्या सही है। देखिए अगाध मैदान जो है पृथ्वी के सबसे समतल क्षेत्र होता है ना, सबसे गहरा हिस्सा नहीं, सबसे क्या होता है समतल क्षेत्र होता है, इसलिए ये वाला क्या गलत है ना। तो इसका मतलब क्या, इसका समतल होना ही, अगाध मैदान का समतल होना ही इस बात का प्रमाण है कि ये यहाँ पर क्या है, इन पर अवसादों की मोटी परत जमी हुई होती है ना। जैसे कि यहाँ पर ये वाला गलत हो गया, इसीलिए ये वाला क्या गलत है, गहरे हिस्सा नहीं बल्कि समतल हिस्सा है ना, ये वाला गलत हो गया। फिर तीसरा क्या, समुद्री कंदराएं अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने में के सामने पाई जाती है। तो समुद्री कंदराएं जो होता है सबमरीन कैनियंस, ये अक्सर बड़ी नदियों के मुहाने के सामने पाई जाती है, ये वाला बिल्कुल सही है ना। जैसे कि कांगो कैनियन है और हडसन कैनियन है, ये सब क्या है समुद्री कंदराएं हैं जो कि नदियों के मुहाने पर ये पाई जाती है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या सही है। तो केवल एक ही सही था, 3 वाला है ना, 1 और 2 गलत था ना। तो कितने सही हो गया, केवल 1 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, केवल 1 सही था। ठीक है, आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समूह कौन सा नहीं है। तो देखिए जारवा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है, और सेंटिन लीज ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, ओंगे जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, लेकिन ये जो खासी है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं है ना। यही आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सा नहीं है, तो खासी कहाँ है, खासी गारो जयंतिया ये पहाड़ियाँ भी और जनजातीय भी कहाँ, मेघालय की है ना। तो ये वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बात करें क्या, जिससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह किधर मिलेगा, ये अपना भारत है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये बंगाल खाड़ी में मिलेगा। लक्षद्वीप कहाँ मिलेगा, ये अरब सागर में मिलेगा। ठीक है, यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपसे पूछा जाएगा सोमपेन एक जनजाति पूछा जाता है, क्या सोमपेन है ना, सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। यहीं पर बैरन ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर है, उसका नया नाम क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम रखा गया है। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दें, लेकिन क्या है अभी जो मेंस का एग्जाम है आप लोग का पीटी आपका यूँ समझिए लगभग हो गया है। तो मेंस का है इसलिए क्या है आप लोग को भी चाहिए क्या कम समय में वीडियो समाप्त हो। ठीक है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है कुछ मोटा मोटी आपको बताते हुए वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट में आपको निकालेंगे। ठीक है, बाकी हम डिस्कशन कराते हैं तो लगभग 2 घंटे की वीडियो होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक रही है। इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन आएगा तुरंत आंसर दिमाग में आ जाएगा। कैसे, जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि क्या होता है, जनसंख्या सभी राज्यों में बढ़ती है ना, 10 सालों में क्या बढ़ती है, लेकिन एकमात्र ऐसा नागालैंड था जहां पर जनसंख्या वो ऋणात्मक रहा था, दशकीय वृद्धि क्या रहा था, ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब निगेटिव, निगेटिव नागालैंड, निगेटिव नागालैंड, निगेटिव जैसे आया तुरंत क्या आंसर आएगा, निगेटिव नागालैंड। कहां पर, नागालैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आ जाता है, तो नागालैंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और पूछा क्या उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है। तो इसमें देखते हैं कितने सही सुमेलित है। तो स्थल है और ये देश या तो क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है।
तो बात करेंगे पहला ये पोर्ट सूडान है, ये कहाँ पर, लाल सागर तट सूडान में, ये वाला सही है। राफा क्रॉसिंग ये कहाँ मिलेगा, मिस्र और गाजा सीमा पर है, ये भी सही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है ये कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी को जोड़ता है, तो ये वाला गलत है मालूम। हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है ये ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है ना, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। ये कैस्पियन सागर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना, क्या होगा, ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है ना, तो केवल यही वाला सही था। कौन, 3 है ना। तो पूछा कितने सही है, तो केवल एक युग्म सही है। आंसर क्या हो जाएगा इस हिसाब से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट यहाँ क्या बोला, कितने सही सुमेलित है। हाँ, तो ये वाला तो गलत है ना, ये वाला गलत है, तो ये पहला और दूसरा सही है। 2 युग्म क्या है, सही है ना, तो केवल 2 युग्म सही है, ठीक है। ये वाला क्या गलत था, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य जो है ये किसको, तो ये आपको ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है। पहला दूसरा सही था, यानी 2 युग्म सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में एशियाई बब्बर शेर, यानी एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। ये वाला क्या है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको मिलेगा क्या, जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, कच्छकरण, जो गुजरात में ही है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। ये तो इंपोर्टेंट चीज हो गई यहीं पर पहले, कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात है। अब किस नदी पर है पूछा है, तो ये बराही नदी पर याद रखना है। कहाँ पर है, बराही नदी पर, और किस राज्य में मिलेगा, कर्नाटक में। ये भारत की सबकी प्रमुख नदियां और उनके संगम स्थलों पर जो संगम स्थल पर कौन कौन स्थित है, उस पर विचार करना है। तो उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, तो जैसे देव प्रयाग जो है, देव प्रयाग ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, ये बात सही है, ठीक है। अब एक चीज कॉमन यहाँ ध्यान रखना है, अलकनंदा सब में आएगा, किसमें, सब में आएगा अलकनंदा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है कि देव प्रयाग भागीरथी, देव प्रयाग है भागीरथी, ये वाला सही है। रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, ये वाला भी सही है। रुद्र प्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर है। विष्णु प्रयाग जो है धौली गंगा और अलकनंदा है ना, धौली गंगा, विष्णु प्रयाग धौली गंगा, ये भी सही है। आंसर क्या, सभी सही है यहाँ पर। तो पूछा था कितने सही है, तो सभी है ना, सभी 3 यहाँ पर सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 में, कि भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निक्षालन की प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है। भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में निक्षालन की प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होगा, तो होता है लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सा, लेटराइट मिट्टी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए क्या मालूम, कि चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, मालूम है ना आपको, चाय और कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, तो ये लेटराइट मिट्टी है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि काजू की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त, तो लाल लेटराइट मिट्टी जो है काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी होता है, ठीक है। और भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है मालूम है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोला जाता है ना, कई बार आपको बताएं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है, बांगर बोला जाता है ना। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है। तो इसमें देखते हैं कितने सही है। तो यहाँ पर पहला क्या है, कि हाल ही में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाए गए हैं, ये वाला बिल्कुल सही है ना। हाल ही में लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पाए गए हैं। भारत अपनी कोबाल्ट और निकल की 100% जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, ये भी सही है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की खनन संपत्तियों का अधिग्रहण करना है, ये भी सही है ना। तीनों यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, सभी तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या, यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी हार्मोन का सही युग्म कौन सा है। यौवना आरंभ से संबंधित जो है परिवर्तन है ना, जैसे यौवन में परिवर्तन जो होने वाला हार्मोन है, उसमें कौन सा सही, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, देखिए नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और मादा में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्या, कथन और कारण से कि विभिन्नताएं किसी स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होता है, ये क्या यहाँ पर सही है। फिर बात करें क्या, यदि किसी समष्टि के निकेत में उग्र परिवर्तन जैसे कि ताप बढ़ना आते हैं, तो समूल विनाश से बचने के लिए कुछ विभिन्नता वाले जीवों के जीवित रहने की संभावना होती है, ये भी क्या सही है। और क्या एक दूसरे यहाँ पर क्या, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के
प्रवाह में एक मौलिक अंतर क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह में एक मौलिक अंतर क्या है? तो वो अंतर ये है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक होता है ना? कल भी आपको बताया था ऊर्जा का प्रवाह क्या एक दिशिक होता है ना, और जबकि पदार्थ का जो प्रवाह जो है चक्रीय होता है ना। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशिक होता है, ठीक है। ये भी बताया था आपको कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा कितना प्रतिशत स्थानांतर होता है? तो 10% ऊर्जा का स्थानांतर होता है। और ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था? तो किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था ना, लिंडमैन। और एक पूछा जाता है कि अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। पहला क्या है? भारतीय संविधान में समाजवाद को सभी प्रकार के शोषण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ये वाला यहाँ पर क्या पूरी तरह से सही नहीं है ना, ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान में ना ये जो समाजवाद को परिभाषित नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पर क्या देखिए, संविधान के में स्पष्ट रूप से ये परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए ये वाला गलत है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार समाजवाद से आशय या आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना तथा श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त करना, ये वाला सही है ना। केवल यहाँ पर क्या दो सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल दो है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 में क्या है? कुछ राज्यों हेतु विशेष उपबंध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछा क्या? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखते हैं कौन सा सत्य है। पहला में क्या दिया हुआ है कि संविधान के भाग कितना 21 है ना, भाग 21 में अनुच्छेद 371 से अनुच्छेद 371 जे तक 12 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है। ये वाला क्या सही है यहाँ पर है ना। फिर क्या अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड के विशेष प्रावधानों के से संबंधित है, ये भी सही है। फिर क्या 1975 के 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने असम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये वाला गलत है, क्योंकि 1975 में जब है ना 36वां संविधान अधिनियम था, उसके तहत ना असम को नहीं बल्कि सिक्किम को एक 22वां पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था ना। भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को दिया गया था। यहाँ पर असम जो है गलत लिखा हुआ है ना। ये यहाँ पर क्या सही? 1 और 2 सही है। तो कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 है ना, 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। अच्छा, रही बात क्या असम की, अगर बात करेंगे तो असम को है ना 1900 बात करेंगे असम की अगर, तो असम को पूर्ण राज्य का दर्जा है ना 26 जनवरी 1950 को ही मिल गया था ना, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अच्छा, मेघालय को असम से अलग करके 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित देखिए सादिक अली समिति भी है पंचायती राज से, बलवंत राय मेहता भी है जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को सुझाव दिया था, और LM सिंघवी समिति भी है, अशोक मेहता समिति भी जिसने द्विस्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया था, और GL व्यास समिति भी है। यानी कि सभी यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में? तो आंसर क्या हो जाएगा? यह है अनुच्छेद 15 का 6 है ना, 15(6) यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। 103वां संविधान संशोधन में क्या है? EWS है ना, 103 है यानी कि EWS है ना, 3 लेटर वाला EWS को जो 10% आरक्षण दिया गया था। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? ये कथन है किसका? KT शाह का है ना। KT शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। तो यह KT शाह ने किया था। DPSP किस अनुच्छेद में मालूम है और किस भाग में? तो भाग है 4 में है ना, भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। यहीं पर क्या है? मूल कर्तव्य भाग 4 के को में है और अनुच्छेद 51 के को में है। जो कि DPSP जो है ये कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया, और मूल कर्तव्य कहाँ? रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 में कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है? कौन सा 2 अनुच्छेद है जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन सा सही है? तो देखिए इसमें क्या जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, ये सही है।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण का प्रावधान निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों यानी कि 2% यानी 11 सीटें प्राप्त हुई है, ये भी सही है। तीनों यहाँ पर कथन क्या सही है। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 19 का डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं। तो कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक लोग हैं, तो इसमें से ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, बंगाली यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। और एक चीज ध्यान रखना है क्या, पहले यहाँ बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है ना। कई बार आपसे पूछा जाता है 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में, तो ये 8वीं अनुसूची में याद रखना है, ठीक है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। और भारत में सबसे अधिक भाषा बोले जाने वाली भाषा कौन सा, हिंदी है। और दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, तो आंसर क्या लगाना, बंगाली है, ठीक है। 8 भाषा मालूम है आपको, मूल संविधान में कितने 14 भाषा थी, बाद में 6 भाषा जोड़ा गया। तो बाद में जो 6 भाषा जोड़ा गया कब कब जोड़ा गया था, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपको यहाँ पर एक बार रिवीजन करवाते, देखिए पूछेगा सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, ये 14 के बाद है ना, 14 के बाद जो 6 हुआ था, तो सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था ना। तो याद रख लेना हमेशा के लिए सिंधी 67। फिर क्या ये आपका नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये जोड़ा गया था कब, 1992 में जोड़ा गया था ना, 1992 में। इसको याद रखना है, नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी है ना, ये जोड़ा गया था 1992 में। फिर आपको जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये जोड़ा गया था कब, 2003 में है ना। इसको तो ऐसे ही रट लेना, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और मिलान कर देते हैं। मौलिक अधिकार भाग कितना में, भाग 3 में, 1 का 2 हो गया है ना। अब ऑप्शन भी छांट सकते हैं, बाकी इजी तो है ही, है ना। मौलिक अधिकार जो है 1 का 2, 1 का 2 एक किस में, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य ये हो जाएगा भाग 4A में होगा कि नहीं, बी का 1, तो बी का 1 किस में है, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। संघ की बात करेंगे तो संघ हो जाएगा किस में, देखिए संघ हो जाएगा यहाँ पर आपका, संघ हो जाएगा आपका यहाँ पर भाग 5 में ना, भाग 5 में संघ होता है, भाग 5 में। सी का 4 हुआ और डी का क्या, आपात उपबंध हो जाएगा, ये भाग 18 में होगा ना, भाग 18 में है आपात उपबंध है ना। तो यहाँ पर डी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री है, तो राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है, तो ये नरगिस दत्त है ना, नरगिस दत्त यहाँ पर करेक्ट आंसर है। रही बात क्या, बैजंती माला, बैजंती माला से ध्यान रखना ये भरतनाट्यम से संबंधित है ना, पूछे किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित बैजंती माला, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। देविका रानी से एक क्वेश्चन याद रखना है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो देविका रानी है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था, तो पंचायत जो है भारतीय के किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो वो था 73वां संविधान संशोधन है ना, 73वां में है पंचायत, तो उसी के तहत जो है ना आरक्षण दिया गया था महिलाओं को, ठीक है। तो 73वां में पंचायत और 74वां में क्या, नगर पालिका। पंचायत जो है 11वीं अनुसूची में है, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय, 29 विषय, 12वीं अनुसूची में कितना, 18 विषय है, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। और जो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था ना। और संवैधानिक तौर पर ये कब लागू हुआ था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हुए लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था ना, तो इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना, 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, दर्शन शास्त्र है और उसके संदर्भ में क्या, गलत सुमेलित कौन सा, गलत सुमेलित युग्म को पहचानना है, यानी सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, तो कपिल मुनि थे, ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद न्याय दर्शन कौन, गौतम थे, ये सही है। वैशेषिक दर्शन के कनाद, ये भी सही है। मीमांसा दर्शन का ये चवार्क, ये वाला गलत है, मानो मीमांसा दर्शन के कौन थे, महर्षि जैमिनी थे, कौन से, महर्षि जैमिनी, इसके प्रवर्तक तो जो थे महर्षि जैमिनी थे, ठीक है। तो ये वाला मिलान गलत है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, आजीवक संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो आजीवक संप्रदाय के बारे में इसके संस्थापक मक्खली गोसाल थे, ये वाला बिल्कुल सही है ना। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली गोसाल ही थे। और यह संप्रदाय जो है नियतिवाद में विश्वास रखता था, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
सी करेक्ट आंसर है ना। जो बिहार में है बराबर की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर है, जहानाबाद में। तो जहानाबाद में जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर किस संप्रदाय के लोग निवास करते थे पूछा जाएगा। तो आंसर याद रखना है, आजीवक संप्रदाय के साधु ही वहाँ पर निवास करते थे बराबर की पहाड़ियों में। नेक्स्ट है, मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का संबंध किससे था। तो मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का संबंध किससे था। तो एग्रोनोमोई ये था, कृषि भी था और सड़क के निर्माण और रखरखाव से था ना। तो सड़क का निर्माण और रखरखाव यहाँ पर दिया, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 में क्या है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का मूल उद्देश्य क्या था। तो इबादत खाना का मूल उद्देश्य क्या था, विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक चर्चा करना करेक्ट आंसर है ना। अकबर का जन्म कब हुआ था मालूम है ना, 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ था इनका। कहाँ, पाकिस्तान के उमरकोट में हुआ था ना, उमरकोट पाकिस्तान में हुआ था इनका जन्म। और मात्र 13 वर्ष की उम्र में ये सम्राट बने थे ना। तो ये पूछा जाता है कितने वर्ष की उम्र में, तो 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बने थे ये। और इनका जो संरक्षक था कौन था, तो इनका संरक्षक था बाबर खान, बैरम खान है। इनका संरक्षण कौन था, तो बैरम खान था। और इनका एक पूछा जाता है राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल है ना, टोडरमल था इनका राजस्व मंत्री कौन था, टोडरमल है ना। दोनों महत्वपूर्ण व्यक्ति ना याद रखना है। इनका संरक्षक, अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खान। और इनका जो राजस्व मंत्री था टोडरमल था, ठीक है। इन्होंने क्या पूछा जाता है आपको, अकबर ने कब दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत किया था 1562 में, 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। 1563 में इन्होंने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। और 1564 में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था, है ना, क्या, जजिया कर, ठीक है। तो दो से दास, यहाँ से दो वाला दास हो जाएगा ना, दास प्रथा का दो वाला है ना 1562। और तीर्थ यानी तीन, ती है तीन वाला है ना, तीर्थ यात्रा तीन वाला 1563। और जजिया कर समाप्त किया था 1564 में। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, तो अकबर ने ही किया था। नेक्स्ट क्या, औरंगजेब द्वारा जजिया कर पुनः किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये पुनः लागू हुआ था 1679 में। कब लागू हुआ था, 1679 में। औरंगजेब किस सिख गुरु की हत्या करवाया था मालूम है। देखिए, दो सिख गुरु की हत्या करवाया था ये मुगलों ने। तो इसमें एक था, पहले जो हुआ था 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या करवाया था जहांगीर ने। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, है गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाया था किसने, औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट क्या है, अकबर की मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया था, अकबर ने। तो इनका इस पर विचार करना है। तो देखिए, जात पद मनसबदार की व्यक्तिगत स्थिति और वेतन को दर्शाता है, ये वाला सही है। फिर क्या, सवार पद उनके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या को दर्शाता है, ये भी सही है। मनसबदारी पद केवल वंशानुगत आधार पर दिए जाते थे, ये वाला गलत है। मनसबदारी प्रणाली क्या, एक गैर वंशानुगत था, क्या था, वंशानुगत नहीं बल्कि गैर वंशानुगत था। और यह योग्यता आधारित प्रशासनिक प्रणाली थी ना, योग्यता के आधार पर दिया जाता था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या गलत है, 1 और 2 सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शेरशाह सूरी के बारे में बताना है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें क्या है कि उसने दिल्ली के पुराने किले के भीतर किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण कराया था, शेरशाह सूरी ने, सही है। उसने भूमि माप के लिए सन की डंडी का प्रयोग किया और उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निर्धारित किया था, ये भी सही है। फिर क्या, उनके सिक्कों पर अपना नाम केवल फारसी लिपि में अंकित करवाया। तो उसने सिक्कों पर अपना नाम केवल फारसी लिपि में नहीं बल्कि इन्होंने जो अपना नाम करवाया था देवनागरी लिपि में अंकित करवाया था, किसमें, देवनागरी लिपि में अंकित करवाया था, ये वाला सही है ना, देवनागरी लिपि में ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर क्या, ये गलत है। सही कौन सा है, तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है ना, 31 का सी यहाँ पर सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था मालूम, फरीद खान था, है ना, बचपन का नाम फरीद खान था। इन्होंने अकेले शेर का शिकार किया था, इसलिए इनका नाम क्या है, शेरशाह सूरी रखा गया है। और इनका मकबरा कहाँ है, शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा आपको कहाँ पर, तो सासाराम में मिलेगा ना। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने ही बनाया था। और शेरशाह सूरी की ही बात करेंगे। और चांदी के 1 रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने, शेरशाह सूरी ने चलाया था। और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था, तो शेरशाह सूरी ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो देखिए, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। दीवान ए बिजारत का संबंध राजस्व और वित्त विभाग से था, जिसका प्रमुख वजीर होता था, क्या होता था, जिसका प्रमुख कौन, तो वजीर होता था, ये वाला सही है। दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, जिसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ये वाला गलत है। दीवान अर्ज
जो एक सैन्य विभाग तो था, लेकिन इसका स्थापना किसने किया था मालूम? गयासुद्दीन बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने किया था। दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया था, इसलिए ये वाला गलत है। दीवान ने कजा ए मुमालिक न्याय विभाग था जिसका प्रमुख काजी होता था, ये वाला सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपके जो बिहार दरोगा के लेटेस्ट एग्जाम हुआ 2026 में, ठीक उसी पैटर्न पर आपको सारे प्रश्न इसमें सेट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी टाइप के प्रश्न आपको बिहार दरोगा एग्जाम 2026 में पूछा गया था। यहाँ पर बात करेंगे क्या कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, उसे क्रांति का पुत्र और क्रांति का हंता दोनों कहा जाता है, ये वाला सही है। फिर क्या, ट्रेफलगर का युद्ध 1805 में नेपोलियन ने ब्रिटेन की नौसेना को पराजित किया था, ये गलत है, क्योंकि ट्रेफलगर का युद्ध जो है 1805 में तो हुआ था, और ये ब्रिटिश सेना और किसके बीच हुआ था? फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना जो है विजयी रहा था ना, ब्रिटिश रॉयल नेवी सेना जो है ये विजयी हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा? ब्रिटिश सेना को पराजित, ये वाला गलत है, ठीक है। वाटरलू 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी, ये वाला स्टेटमेंट सही है। 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध, ध्यान रखना है, और नेपोलियन की अंतिम रूप से हार हुई थी, ठीक है। जैसे एक बार पूछा जाता है ना कि बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, जिसमें फ्रांसीसियों के अंतिम रूप से हार हुई थी, उसी प्रकार 1815 के वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की अंतिम हार हुई थी। 1 और 3 यहाँ पर सही है, आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 किसमें? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 1917 के रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविकों के शांति, भूमि और रोटी के नारे का वास्तविक प्रभाव क्या था? तो इसका वास्तविक प्रभाव क्या था? तो इसमें देखिए क्या था कि इसने किसानों और सैनिकों को बोल्शेविक के पक्ष में लामबंद कर दिया, ये वाला सही है, ठीक है। अच्छा, यहीं से रिलेटेड आपको याद रखना है, बोल्शेविक इसी टाइप का एक क्वेश्चन आता है ना आपको, बेस्टिल का पतन है ना, बेस्टिल का पतन जो कि 1789 में हुआ था, और फ्रांसीसी क्रांति के है ना समय का बात है। नेक्स्ट क्या है, 1946 के कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए 1946 का जो कैबिनेट मिशन है, इसने भारत के लिए त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव दिया, ये वाला सही है। इसने पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया था, ये गलत है। पाकिस्तान की मांग को ये अस्वीकार कर लिया था, क्या अस्वीकार कर दिया गया था? स्वीकार नहीं किया गया था ना, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या, मिशन के सदस्य जो है कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य था, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इसमें अध्यक्ष पूछेगा कौन था, तो मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस था। कौन था? पेंथिक लॉरेंस था, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 1 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, इसमें क्या, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या है, इसमें पहली बार महिलाओं ने घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर धरनों में भाग लिया था स्वदेशी आंदोलन में, ये वाला सही है। बंगाल के किसानों ने इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर सक्रिय भागीदारी निभाई थी, ये वाला गलत है मालूम, क्योंकि देखिए स्वदेशी आंदोलन की एक मुख्य कमजोरी था कि यह किसानों को बड़े पैमाने पर लामबंद यानी एकजुट करने में असफल रहा था। यानी किसानों को बड़े पैमाने पर इसको एकजुट करने में क्या असफल रहा था, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया था। फिर क्या, वारी साल के अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति के माध्यम से जनमत जुटाया, ये वाला सही है। 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए में क्या है कि 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग किया था, ये वाला गलत है, क्योंकि पूर्ण स्वराज की मांग पहली बार कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये वाला स्टेटमेंट क्या गलत है। फिर क्या, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस के विचार का विरोध किया था, ये वाला सही है ना। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस के विचार का विरोध किया था, यानी कि ए वाला गलत, ए गलत है और आर सही है। ए गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत के सिद्धांत के तहत राज्यों के विलय का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यानी कि देखिए डलहौजी ने क्या, व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने अपनाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था ना। तो ऐसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ये किस राज्य को अपने मिलाया था? तो सबसे पहले इसने सतारा को मिलाया था ना। कब, किसको मिलाया था? सतारा को, है ना। सतारा को मिलाया था सबसे पहले कब? तो 1848 में, है ना। सबसे पहले सतारा को
ब्रिटिश में समय ये व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिलाया गया था कब? 1848 की बात है ना। और फिर उसके बाद क्या है, संबलपुर को 1849 में, कब? संबलपुर को 1849 में, 1849 में। फिर उदयपुर को कब? उदयपुर से पहले एक था बघाट, बघाट को 1850 में मिलाया था ना, तो बघाट तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन यहाँ पर उदयपुर है, तो उदयपुर को 1852 में शामिल किया कर लिया था, और 1853 में झांसी को मिला लिया था, 1853 में ना। इस तरह से ये वाला सही है ना, सतारा, सबलपुर, संबलपुर, उदयपुर और झांसी है ना। 1848 सतारा, फिर संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी 1853 में मिला लिया। ऑप्शन बी इसका कालानुक्रमिक सही है। नेक्स्ट क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा गलत है ये आपसे पूछा है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसने 1935 में द्वैत शासन की स्थापना किया था केंद्र में, तो ये बात सही है ना। द्वैत शासन के बारे में 4 प्रश्न आपको हमेशा रिवीजन कराते हैं। देखिए बंगाल में सबसे पहली बार द्वैत शासन लागू किया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में, और 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया था। रही बात क्या, फिर प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ था 1919 में, और फिर 1935 में क्या हुआ था, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र स्तर पर द्वैत शासन लागू हुआ था, स्थापना हुआ था ना। तो वही आपसे पूछा, यहाँ पर लिखा है कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी 1935 वाला, ये सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता लागू किया था, ये भी सही है ना। 1935 में क्या था, प्रांत में समाप्त हो गया था ना। फिर क्या, इसके तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, ये भी सही है। फिर क्या, इसने वायसराय की परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या को सीमित कर दिया था, ये वाला गलत है ना। ये भारतीयों की संख्या को सीमित नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, इसने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। क्या, भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था, तो ये वाला यहाँ पर क्या कथन असत्य है, ये डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन और कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य के आमाशय में श्लेष्मा का स्त्रावन महत्वपूर्ण है, ये वाला क्या बिल्कुल सही है ना। श्लेष्मा का स्त्रावन जो है ये सही है। और क्या, श्लेष्मा सामान्य परिस्थितियों में आमाशय के आंतरिक अस्तर यानी कि लाइनिंग की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है, ये वाला भी सही है ना, और सही व्याख्या भी है। आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें बताना है सही कौन सा है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, तो देखिए पहला क्या है, ब्रिटिश शासन के तहत भारत में भारी मशीनरी क्षेत्र में एक मजबूत विनिर्माण आधार था, ये वाला यहाँ पर गलत है ना। ये क्या, ये गलत है क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तशिल्प उद्योग को पतन कर दिया था, है ना। ये वाला गलत है, मजबूत विनिर्माण नहीं था। फिर क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटेन के आधुनिक औद्योगिक आधार के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनाया था, ये वाला सही है। ये क्या, ये गलत है ना। पहला कथन क्या गलत है, दूसरा सही है। तो कथन एक गलत और दूसरा सही। आंसर क्या, ऑप्शन डी है ना, 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और फिर पूछा क्या, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, प्राथमिक आंकड़े पहली बार किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्वयं अन्वेषक द्वारा एकत्र किए जाते हैं, सही है। यदि कोई शोधकर्ता अपनी गणना के लिए भारत की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करता है तो वो उसके लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाता है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 42 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 43, इसमें क्या है, वैश्वीकरण से विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा है, ये बात सही है ना। वैश्वीकरण से क्या, विदेशी कंपनियों का प्रवेश बढ़ा है। और व्यापार प्रतिबंधों में कमी, जो व्यापार प्रतिबंध लगा था उसमें कमी जब आया तो कमी से क्या हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान हुआ, ये भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, यूनेस्को शांति पुरस्कार का नाम क्या है। यूनेस्को शांति पुरस्कार का नाम क्या है, तो फेलिक्स होफोएट बाइगनी पीस प्राइज, क्या है, फेलिक्स होफोएट बाइगनी पीस प्राइज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भूमि सुधार मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार किससे संबंधित हो जाएगा, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। निम्न में से बिहार के किन व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो भारत रत्न अगर पूछे बिहार में तो टोटल कितने, 4 लोगों को दिया गया था, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि शहनाई वादक है, और कर्पूरी ठाकुर। तो इसमें से देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक हो जाएगा और कर्पूरी ठाकुर हो जाएगा ना, ये दोनों को मिला, ये दोनों को नहीं मिला है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। 1 और 4 किस ऑप्शन में, 1 और 4 तो है ही नहीं,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और कर्पूरी ठाकुर, यही दोनों को तो मिला था। अब ऑप्शन में एरर है मालूम। देखिए ऑप्शन में क्या है, 1 और 4 होना चाहिए ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है जो कि विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है, बिहार के बक्सर के डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। और एक कर्पूरी ठाकुर को जो भी 2024 में मिला है। तो 1 और 4, अब 1 और 4 कहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है ना, ऑप्शन में क्या एरर है। ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग अपना है। तो ध्यान रखना है, 4 लोगों को मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला है और जयप्रकाश नारायण को मिला है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला है और कर्पूरी ठाकुर को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1 और यहाँ पर 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, रही बात क्या, श्री कृष्ण सिंह, तो ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह से। और जो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा कौन थे, तो ये थे जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष है ना, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। पटना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, ये थी रेखा मनहर लाल दोषित। रेखा मनहर लाल दोषित करेक्ट आंसर है। चलिए ये बताना है आपको कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुआ था। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। और पटना हाईकोर्ट जब भी आए तुरंत पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना याद रखना है ना। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, 1917 में हुआ था ना। तो लगातार हुआ था 16 और 17, पटना हाईकोर्ट का 1916 और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 48, बिहार में पाल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखते हैं क्या, पाल कला की मूर्तियां मुख्य रूप से काले बेसाल्टी पत्थर और कांसे से बनी थी, ये वाला सही है। फिर क्या, यह कला शैली कौन सा, पाल कला है ना, पाल के बारे में, यह कला शैली हिंदू धर्म से प्रेरित थी जिसमें शिव और विष्णु की मूर्तियां की प्रधानता थी, ये वाला गलत है। क्योंकि पाल वंश के शासक जो है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, हिंदू का नहीं है ना कि हिंदू का है ना। तो पाल वंश जो है ये क्या हो जाएगा, ये कला बौद्ध धर्म से हो जाएगा, हिंदू धर्म नहीं बल्कि बौद्ध धर्म से प्रेरित था ना। किससे था, बौद्ध धर्म से। ये वाला क्या स्टेटमेंट गलत है। धीमन और उनके पुत्र जो है विठपाल इस कला के प्रसिद्ध कांस्य मूर्तिकार थे, ये वाला सही है। पाल शैली की चित्रकला में यांत्रिक कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, ये भी सही है। 1, 3, 4 सही है। तो आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 में, सत्य युग्म की पहचान करें। तो सत्य कथन इसमें से पहचान करना, बाण सागर परियोजना ये किस नदी पर है, तो ये सोन नदी पर है, ये वाला सही है। फिर क्या, मंडल डैम परियोजना उत्तरी कोयल नदी पर है, ये भी सही है। और डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है, डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर है, ये भी सही है। यानी कि उपर्युक्त सभी विकल्प क्या सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करें। देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर, क्या सही है, सही है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये कैमूर है, ये वाला क्या सही है। बिहार में नगरीकृत जनसंख्या का प्रतिशत 11.3% है, ये भी सही है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूर्णिया है, ये वाला गलत है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो मुंगेर है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मुंगेर होना चाहिए ना। ये वाला क्या कथन असत्य है ना, असत्य पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है ना। और अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो है गोपालगंज है ना, गोपालगंज। अब पूर्णिया के बारे में अगर पूछे तो पूर्णिया क्या न्यूनतम साक्षर जिला है ना। जैसे कि अधिकतम साक्षर जिला कौन सा है, रोहतास है ना, जिसे बिहार में धान का कटोरा कहा जाता है। तो रोहतास जो है सबसे साक्षर जिला है। और न्यूनतम साक्षर जिला में कौन सा है, तो न्यूनतम साक्षर में पूर्णिया है ना, जहाँ पर जूट की उत्पादन अधिक होती है। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या सिंपल में पूछे पटना का है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा है। ठीक है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ यहाँ पर, सी सही है। नेक्स्ट क्या है, बिहार का पहला जैविक ग्राम केडिया ये किस जिला में स्थित है। तो जैविक ग्राम जो है बिहार का पहला जैविक ग्राम है केडिया, ये किस जिला में, तो जम्मू जिला में। कहाँ पर, जम्मू जिला में। तो ये बरहट प्रखंड में आता है ये केडिया गाँव। ठीक है, तो ये जम्मू जिला में है। जम्मू से याद रखना है क्या, सर्वाधिक सोने का भंडार बिहार में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर है, तो जम्मू में है। और रामसर साइट जो है आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है, नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों कहाँ पर है, जमुई में ही है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य युग्म की पहचान करना है।
तो देखिए कांटी बिजली परियोजना मुजफ्फरपुर में, ये वाला बिल्कुल सही है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर, ये भागलपुर में है, ये भी सही है मालूम। कहलगांव सुपर थर्मल पावर भागलपुर में, ये भी सही है ना। भागलपुर को क्या सिल्क सिटी भी कहा जाता है ना, रेशम नगरी कहा जाता है भारत का। नबीनगर विद्युत उत्पाद निगम, ये औरंगाबाद में, ये भी सही है। यानी कि असत्य पूछा था तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए इसमें क्या, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 बानो मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए दिया गया, ये वाला गलत है। ये जो बानो मुश्ताक को हॉट लैम्प के लिए मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 ने, बल्कि ये 2025 के लिए मिला था ना। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या गलत लिखा हुआ है ना। 2025 के लिए बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है हॉट लैम्प के लिए, याद रखना है। और जिसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, दीपा वास्ती ने किया था। हॉट लैम्प मूल रूप से कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, ये वाला सही है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है दीपा वास्ती द्वारा किया गया था, ये दोनों सही है ना। 2 और 3 सही है। तो पूछा था क्या मालूम, सत्य कथन की पहचान करें, 2 और 3 सही होगा। तो 53 का बी में दिया हुआ है 2 और 3 है ना। आंसर क्या हो गया, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 2 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे अब। अच्छा 2024 में किसको मिला था मतलब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, वो मिला था एपेर्नबेक को, केरोस है ना, केरोस पुस्तक के लिए मिला था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 का मुख्य आयोजन बिहार के किस जिला में हुआ था, तो ये हुआ था मधुबनी में। कहाँ हुआ था, मधुबनी करेक्ट आंसर है ना। मधुबनी से पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है, तो बिहार का है। सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, ये शशि थरूर की पुस्तक है, तो ये वाला क्या है, सही है। ठीक है, फिर क्या है इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी के नजमा हेपतुल्ला है, ये भी सही है। बियॉन्ड द कोर्टरूम फली एस नरीमन, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। जीविका कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण गरीबी को कम करना और आजीविका बढ़ाना, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्या, पहलगांव आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था, तो ये हुआ था 22 अप्रैल को है ना, 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। तो याद रखना 22 अप्रैल को क्या विश्व पृथ्वी दिवस मनाया था, 22 अप्रैल को। 22 मई को क्या, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट इसमें मिलाना है क्या, नृत्य और उसका राज्य, तो लाई हरोबा, इसका संबंध हो जाएगा मणिपुर का है ना। ये कहाँ का है, मणिपुर का है ना। एक का क्या होगा, 4 होगा है ना। एक का 4 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आंसर क्या है आपका, सी करेक्ट आंसर आ गया क्या। क्वेश्चन नंबर 58 का सी आपका आंसर आ चुका है। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, लाई हरोबा जो है मणिपुर का है ना, इसको रट जाइए है ना, एक ही से काम बन जाता है। लाई हरोबा मणिपुर का, लाई हरोबा मणिपुर का, लाई हरोबा नृत्य जो है मणिपुर राज्य का है ना। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर बात करें क्या, कड़गम, ये हो जाएगा तमिलनाडु का है। तेदोंग फाट, ये कहाँ का है, तो सिक्किम का। क्या चेराव, चेराब जो है कहाँ का, मिजोरम का है ना। चापचर कूट महोत्सव, ये कहाँ भी मनाया जाता है, मिजोरम में मनाया जाता है ना। इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, लूना 9, कौन था, लूना 9 करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा चंद्रमा की बात करेंगे, चंद्रयान पहला भारत द्वारा जो है कब लॉन्च किया गया था, कब, चंद्रयान प्रथम जो है 2008 है ना, चंद्रयान 2 चंद्रयान द्वितीय जो है 2019, चंद्रयान तृतीय जो है कब, 2023 में सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को ये सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड भी कर गया था ना, इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा नहीं है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा कितने मालूम, 6 भाषा है। ठीक है, याद कैसे रखना कौन सा मालूम, तो वो है देखिए, एक है फ्रांस, ठीक है, एक है रूसी है ना, भाषा रूसी है, एक है अरबी, और एक है चीनी, और एक है अंग्रेजी है ना, और एक है स्पेनिश है ना। इसको आपको सिस्टम से यहाँ पर हम लिख दिए ताकि आपको आसानी से याद रहे। याद कैसे रखना, फ्रेश, क्या रखना है, फ्रेश, FRAC, फ्रेश, एस है ना, फ्रेशेस है ना, फ्रेशेस से याद रहेगा। कौन सा है, फ्रेंच, रूसी, अरबी, चाइना, इंग्लिश और स्पेनिश है ना। तो फ्रेशेस से याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा कितना है, 6 भाषा, कौन सा, फ्रेश है ना, याद रखना फ्रेश है ना, FRACES फ्रेश। तो फ्रेश से याद रहेगा फ्रांस, रूसी और अरबी, और फिर क्या है चीनी
और अंग्रेजी और स्पेनिश, तो इसमें से कौन सा नहीं, जर्मन है ना, ये वाला नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिएगा। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र परिषद का जो है अस्थायी सदस्य पूछा जाता है, तो अस्थायी सदस्य जो है यूएनओ का जो अस्थायी सदस्य देश है कितना, 5 है। कौन कौन सा है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस और रूस है ना। याद कैसे रखना, एबीसी को फाड़ दो, एबीसी को फाड़ दो, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन है ना। एबीसी हो गया अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस है ना, ये अस्थायी सदस्य देश है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है, तो नाटो का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का आपसे पूछा जाता है। इसका मुख्यालय क्या है मालूम, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 1949 में, तो नाटो नंचास, नाटो नंचास 1949 से याद रखना क्या क्या, 1949 जब भी आता है 2-3 प्रश्न आपको रिवीजन करवाते हैं। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। बीपीएससी की स्थापना पूछे कब हुआ था, बिहार लोक सेवा आयोग का, उसका भी स्थापना 1949 में हुआ था ना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो भी 1949 में हुआ था ना। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और नाटो का मुख्यालय बता दिए ब्रुसेल्स, नाटो 49 हो गया। और नाटो का पूछा जाता है अभी नवीनतम देश कौन बना है, तो नवीनतम 32वां देश बना है कौन, स्वीडन बना है ना। नवीनतम देश कौन सा 32वां, तो वो स्वीडन है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाई जाती है, तो जन औषधि दिवस ये 7 मार्च को मनाया जाता है ना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस और विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, सिर्फ मार्च वाला आपको इंपोर्टेंट यहाँ पर बता दिए, तो 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है ना, टीबी दिवस। नेक्स्ट क्या है, हीरे की अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का तकनीकी अर्थ क्या है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन का तकनीकी अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है कि प्रकाश की चाल निर्वात में हीरे की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक है। प्रकाश की चाल निर्वात में हीरे की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा 2.42 से याद रखना है क्या मालूम, कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व का कितना प्रतिशत है, तो भारत जो है पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का कितना है, तो 2.4% ही है ना, 2.42% ही है ना। और हीरे का अपवर्तनांक भी कितना हो जाएगा, 2.42 है। नेक्स्ट क्या है, मानव नेत्र के भागों और उनके कार्यों का सुमेलित करना है ना। एक तरफ आपको ये सूची 1 दे दिया, ये सूची 2, इसमें मिलान करना है ना, और नीचे यहाँ पर आपको आंसर लगाना है। ठीक है, तो चलिए मिलाते हैं। परितारिका आइरिस, आइरिस क्या करता है मालूम, आइरिस जो है, आइरिस की बात करेंगे तो आइरिस क्या करता है, नेत्र में प्रवेश करने वाले है ना, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, आइरिस ही करता है ना। आइरिस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परितारिका बोला जाता है। तो एक का क्या हुआ, एक हो जाएगा ना, एक का एक हो गया। फिर क्या, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, रेटिना क्या करता है, प्रकाश को संवेदित कर विद्युत संकेत उत्पन्न करता है। इसका भी बी का यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर क्या, पक्षमाभि पेशियां, ये क्या करता है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करता है ना। क्या है, पक्षमाभि पेशियां क्या करेगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करेगी। यहाँ पर 3 हो जाएगा सी का है ना, सी का क्या हुआ, 3 हो जाएगा। अब पुतली यानी पपिल, ये क्या करता है, परितारिका का छिद्र जो प्रकाश का मार्ग है ना, क्या है, प्रकाश का मार्ग है ये। ठीक है, तो इस तरह से मिलान इसका मालूम, सब सामने सामने ये, यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ना, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 65। इसमें क्या, विद्युत धारा और परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो विद्युत धारा को इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है। फिर क्या, परिपथों में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा माना जाता है, ये वाला गलत है ना। क्योंकि देखिए परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ऋण से यानी कि नेगेटिव ऋण से धन की ओर होता है, लेकिन विद्युत धारा की दिशा पारंपरिक रूप से इसके विपरीत यानी कि धन से ऋण की ओर मानी जाती है ना। ये वाला स्टेटमेंट क्या पूरी तरह से ये सत्य नहीं है, गलत है ये ना। फिर क्या हुआ, 1 एम्पियर ए जो है विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड यानी कि कुलाम आवेश के प्रवाह से की जाती है, ये वाला सही है ना। 1 एम्पियर बराबर जैसे धारा बराबर होता है ना, धारा बराबर Q/T होता है ना, तो वही लिखा है ये वाला सी में। 1 और 3 सही है, आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, I बराबर Q/T, और Q बराबर कई बार पूछा जाता है आपको फॉर्मूला डायरेक्ट, Q बराबर क्या होता है IT है ना, IT हो जाता है ना।
इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है ना। अब विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो अमीटर होता है। नेक्स्ट क्या है? एक विद्युत चुंबक की प्रबलता किन कारकों पर निर्भर करती है? एक विद्युत चुंबक की प्रबलता किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करता है किन कारकों पर, है ना। देखिए, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करता है, ये सही है। ये परिनालिका में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करता है। एक विद्युत चुंबक की प्रबलता क्रोड के पदार्थ की प्रकृति जैसे नरम लोहा पर भी निर्भर करता है, ये भी सही है। यानी कि तीनों यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण यानी कि राइट हैंड वाला, जो राइट हैंड अंगुष्ठ नियम जो है, राइट हैंड थंब रूल का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए किया जाता है ना। तो राइट हैंड जो अंगूठा का नियम जो है, थंब रूल है, ये धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए किया जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए किया जाता है। वाहनों में पश्च दृश्य यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में इसका उत्तल दर्पण का बरीतक क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये वाला सही है। और ये बिंब का बड़ा यानी आवर्धित प्रतिबिंब दिखाता है, ये गलत है ना। ये क्या होता है? जो साइड मिरर में क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो क्या करता है? प्रतिबिंब को बड़ा नहीं बल्कि छोटा करके दिखाता है ना। जैसे आप 4 व्हीलर से जा रहे हैं, अब पीछे ट्रक रहेगा तो जो साइड में देखिए आईना में क्या, वो ट्रक को बहुत छोटा करके दिखाएगा ना। तो ये छोटा दिखाता है ना, हमेशा ये छोटा दिखाता है। ये वाला बड़ा लिखा था, ये गलत हो गया। इनका जो दृष्टि क्षेत्र है अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं, तो ये वाला सही है ना। 1 और 3 यहाँ पर क्या है? सही है। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। इसमें क्या है कि कथन और कारण, मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता हुआ देखा जाता है, ये वाला यहाँ पर सही है क्या? नहीं है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर? सही नहीं है, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता हुआ देखा जाता है। यह वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। तो ये वाला गलत है मालूम। पहला वाला क्या सही है? फिर समझिए, यहाँ पर देखिए, पहला वाला जो है क्या है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे चमकदार श्वेत लौ के साथ जलता हुआ देखा जाता है, ये वाला सही है। और यह वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के साथ नहीं बल्कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये मैग्नीशियम नाइट्राइट बनाता है। और ये जो इनका जलता भी है ना, मैग्नीशियम का जो जलने का मुख्य कारण है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है, ठीक है। तो ये वाला ए सही आर गलत है, ए सही आर गलत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70। इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं, तो ये वाला सही है, ठीक है। असत्य पूछा था तो गलत हमको चुनना है ना, ये वाला सही है। फिर क्या, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल गर्म करने पर श्वेत हो जाते हैं, ये भी सही है। जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के 5 अणु होता है, ये वाला गलत है ना। जिप्सम में कितना होता है? जल का 2 अणु होता है ना। जिप्सम में जल का 2 अणु होता है ना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है ना? CaSO4 है ना, और 2H2 है ना। जल का क्या है? 2 अणु होता है ना। और इसी को जब गर्म करते हैं ना तो फिर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, उसमें कितना जल का हाफ अणु हो जाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर 5 अणु लिखा था, ये वाला गलत हो गया ना, यही आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने में होता है, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन और कारण में, तो इसमें देखते हैं क्या है। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह दूधिया हो जाता है, ये बिल्कुल सही है ना। गैस चूने के पानी को ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? दूधिया कर देता है। लेकिन अधिक मात्रा में गैस प्रवाहित करने पर वह पुनः जो है रंगहीन हो जाता है, ये भी सही है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके पहले ओबिले कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और जो बाद में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया करके विलय कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में बदल देता है, ये भी सही है। और उसका जो सही व्याख्या भी है ना पहले का, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्या, मिश्र धातु यानी कि एलॉय के संघटकों का गलत मिलान है। तो पीतल किसका मिश्रण है? ये तांबा और जिंक का है, आपको याद भी किए होंगे कैसे, पिताजी, यानी कि पिताजी से क्या हो जाएगा? पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है ना, पिताजी।
पीतल जो है तांबा और जिंक का मिश्रण है, ये सही है। कांसा, ये क्या है, ये भी क्या है, काटता, इसको याद रखना है कैसे, काटता, यानी कांसा जो है टीन और तांबा का मिश्रण है, ये भी सही है। काटता क्या हो गया, टीन और तांबा का मिश्रण हो गया, है ना, काटता सही वाला याद रहेगा हमेशा के लिए। सोल्डर जो है शीशा और टीन का मिश्रण है, और ये भी हमेशा के लिए याद रखना है कैसे, जो फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है, तो शीशा और टीन का मिश्रण है। तो सोल्डर भी क्या है, शीशा और टीन का मिश्रण है। ये तीनों यहाँ पर क्या हुआ, सही है, ठीक है। गलत पूछा था तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। अमलगम जो है लोहा एवं पारा का मिश्रण होता है, ये वाला गलत है। देखिए अमलगम किसको बोलते हैं मालूम, अमलगम जो है पारा और अन्य धातुओं के साथ मिलकर एक मिश्र धातु बनाता है, उसे अमलगम कहा जाता है। और अमलगम जो है जिसमें अपवाद ये है कि लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन और टेंटलम के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है ना। लोहा के साथ तो पारा अमलगम बनाए गए हैं ना, तो ये वाला क्या इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में असत्य कथन चुने, असत्य यानी गलत कथन चुनना है ना। अजैव निम्नीकरणीय मतलब क्या होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय मतलब आसानी से जो विघटित हो जाए, है ना, जैसे कागज हो गया, है ना, ये जो कागज हो गया और पत्ते हो गए ये सब। लेकिन जो अजैव निम्नीकरण जो क्या जो बहुत क्रियाओं के बाद में ना अपघटित नहीं होता है ना, लंबे समय तक नहीं होता, जैसे प्लास्टिक हो गया, उसका अजैव निम्नीकरणीय हो गया ना। तो जो मतलब आसानी से जो नष्ट हो जाए वो जैव निम्नीकरणीय, जो आसानी से नष्ट नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, अजैव निम्नीकरणीय कहलाएगा। ठीक है, तो अजैव निम्नीकरणीय यहाँ पर क्या, ये पदार्थ सामान्य अक्रिय होते हैं, तो ये वाला क्या है यहाँ पर सही है मालूम, अजैव निम्नीकरणीय जो है अक्रिय होते हैं, ये वाला यहाँ पर क्या है सही है। फिर क्या बोला, इनका अपघटन जीवाणु तथा मृत जीवियों द्वारा आसानी से हो जाता है, ये वाला गलत है, आसानी से नहीं होता है ना। तो जब निम्नीकरणीय क्या होता है, आसानी से विघटित नहीं होता है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये वाला सही है। ये पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचा सकता है, ये भी सही है। ये वाला गलत यहाँ पर दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 74 कि मानव हृदय में रुधिर परिसंचरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, पहला क्या है मालूम कि ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाएं आलिंद में आता है, ये वाला सही है कि ऑक्सीजन जो है प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाएं आलिंद में आता है। फिर क्या बोला कि जब बायां आलिंद संकुचित होता है तो रुधिर बाएं आलिंद में स्थानांतरित होता है। जब बायां आलिंद जो है संकुचित होता है तो रुधिर जो है बाएं नीले में स्थानांतरित होता है, ये वाला सही है। फिर क्या हुआ, आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति पतली होती है, ये गलत है, क्योंकि आलिंद की अपेक्षा जो है नीले की पेशियां भित्ति जो है ना मोटी होती है, क्या मोटी होती है ना, यहाँ लिखा क्या पतली। तो जो आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशियां भित्ति क्या होता है, मोटी होती है, नीले का क्या होता है मोटी होता है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या गलत है। फिर क्या वाला, वॉल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है, ये वाला सही है। तब पूछा था क्या मालूम, सही, यानी कि 1 2 4 सही है। 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका है 75। इसमें क्या है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि स्टोमेटा बोला जाता है। तो इसके द्वारा जो होता है, तो रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया के कार्य निम्नलिखित में से किसका है, तो ये किसका है ये कार्य, तो ये हो जाएगा, ये द्वार कोशिकाओं का, किसका, गार्ड सेल्स का ये काम है, किसका, गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं का। नेक्स्ट एक सुमेलित करना है अवस्था और उत्पाद। तो जो ईस्ट में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ईस्ट में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है कि एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, एक का यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, यहाँ पर एक बार फिर समझिए। देखिए पहले क्या था, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्या होता है, तो ईस्ट में होता है क्या, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जो कि आप दौड़ते हैं धावकों में पूछा जाता है ना कि ऑक्सीजन के कमी हो जाती है ना, तो दौड़ते हैं तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने के कारण
धावकों में जो मांसपेशियों में थकान जो महसूस होती है, तो लैक्टिक एसिड का और ऊर्जा का यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वाला है ना, 2 का क्या होगा 3 होगा। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण करता है ना, 3 का 1 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो 1 का क्या होगा, 1 का यहाँ पर हुआ क्या 2 है ना, जैसे 1 का 2 आप जो भी लिख सकते हैं, तो 2 हो गया। और फिर क्या हुआ, बी का 3 है ना, और सी का यहाँ पर इधर हो गया 1 है ना, 2 3 1, 2 3 1 आंसर हो जाएगा 2 3 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं के प्रवाह का सही क्रम क्या है ना। तंत्रिका कोशिका में सूचनाओं के प्रवाह का सही क्रम आपको बताना है। तो ये क्या द्रुमिका होता है, उसके बाद कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष, और तंत्रिका का अंतिम सिरा तक जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना, क्या है द्रुमिका, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और तंत्रिका का अंतिम सिरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78 में क्या है कि नीचे दिए गए महासागरों की को उनकी विशेषताओं से सही मिलान करना है। ये महासागर पहला सूची में दिया हुआ है, दूसरा सूची में उसके विशेषताएं दिया हुआ है। तो कुछ चीजें जो कि आप आसानी से जानते होंगे, कई बार आया होगा, जैसे प्रशांत महासागर के बारे में, तो ये क्या है सबसे बड़ा महासागर है ना, तो ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है प्रशांत महासागर है ना। तो 1 का क्या होगा सी होगा कि नहीं, 1 का क्या होगा सी। तो इस ऑप्शन में जो है 1 का सी के अलावा जो है उसको आप छांट सकते हैं, जैसे 1 का सी इसमें नहीं है और 1 का सी इसमें नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद अटलांटिक महासागर कैसा है, तो ये है एस आकार का महासागर है, ये एस आकार का महासागर पूछे कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर, यानी कि 2 का डी हुआ है ना, 2 का डी हुआ। तो 2 का डी अब देखिए किसमें बचे हुए ऑप्शन में 2 का डी देखना है, तो 2 का डी इसमें है और बाकी 2 ऑप्शन जो छट गया था है ना, 2 का डी ये तो छट गया था ना, तो 2 का डी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो बाकी चीज़ भी यहाँ पर मिला लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो, है ना। तो जैसे कि हिंद महासागर की बात करेंगे, तो हिंद महासागर हो जाएगा क्या सबसे गर्म महासागर है, कौन सा है सबसे गर्म महासागर है हिंद महासागर है ना। और बात करेंगे क्या आर्कटिक महासागर के, तो आर्कटिक महासागर क्या हो जाएगा सबसे छोटा और सबसे ठंडा महासागर है। दक्षिण महासागर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आर्कटिका, अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है दक्षिण महासागर, अंटार्कटिका के चारों ओर स्थित है, ठीक है। इस तरह से आंसर आपको हम बता दिए क्या 78 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या दिए गए, अब इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो देखिए इसमें पहले एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग बनाइएगा भी, जिसको PDF मिल चुका है तो यहाँ पर घबराना नहीं, यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसमें क्या लिखा है मानो, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब विभिन्न भागों में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। तो अब आंसर क्या होगा, अब क्वेश्चन है ही नहीं है ना, क्या पूछा कि उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो प्रश्न कहाँ है, प्रश्न तो है ही नहीं है ना। तो इसलिए ये वाला क्या क्वेश्चन यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। तो प्रश्न यहाँ पर होना चाहिए क्या मालूम, प्रश्न यहाँ पर था क्या कि ऐसे व्यक्ति इसमें से कौन मतलब कितने ऐसे व्यक्ति है जो शिशु रोग विशेषज्ञ है तथा ऑर्थोपेडिक भी है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है लेकिन फिजिशियन नहीं है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो शिशु रोग विशेषज्ञ है यानी कि पेडिएट्रिशियंस है, और क्या है ऑर्थोपेडिक सर्जन भी है लेकिन फिजिशियन नहीं है। तो वो ऐसा कितना व्यक्ति है 11 है ना, यहाँ पर देखिए 11 व्यक्ति वैसा है जो कि पेडिएट्रिशियन से है यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ है, और ऑर्थोपेडिक सर्जन है 11 व्यक्ति, दोनों है लेकिन फिजिशियन नहीं होना चाहिए ना। तो ये फिजिशियन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से पहले कट करेंगे इसको, और ये दोनों में कौन सा 11, आंसर क्या होगा 11, इस तरह से ये वाला होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा क्या ABC, इसमें दिया हुआ ऑप्शन डी में, और बोला क्या ये जो आकृति दिया हुआ है इसको मिला के कौन सी आकृति बनेगी ना। तो इसमें देख सकते हैं एक चीज़ कि जो सब लाइन जो है रेखा है सब पूरा सीधा सीधा है ना, तो इसमें से ये वाला जरूर बनेगा ना, क्या ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 81 का, इसमें क्या उस विकल्प का चयन करें जो दिखाई देता है जब भिन्न पारदर्शी पन्ने को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। तो बिंदुदार जो रेखा है इसको जब मोड़िएगा ना, या तो इधर मोड़िए या तो इधर मोड़िए, तो होगा क्या देखिए एक चीज़ होगा ना कि ये जो एरो दिया हुआ है एक बार ऐसे नीचे दिया हुआ है लेकिन इस साइड वाला क्या है एक बार ऐसे ऊपर दिया हुआ है ना, तो सब क्या हुआ एक साइड में एक लाइन में आ जाएगा,
एक एक नीचे साइड रहेगा, एक ऊपर साइड रहेगा, एक नीचे साइड रहेगा, एक ऊपर साइड रहेगा ना। तो ये कौन सा बनेगा, ये वाला जैसे छंट जाएगा, सब एक ही तरह नीचे नीचे है, इसमें ऊपर ऊपर है, ये भी छंट जाएगा। और ये वाला क्या, जब मोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। मतलब डी है, लेकिन डी किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है डी, यानी कि यही आंसर होगा, है ना, 81 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, नीचे दिए गए इसमें मैथ का क्वेश्चन है, इसमें जो टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आप लोग सॉल्यूशन पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में डाला हुआ है, वहाँ पर आप इसको देख के बना लीजिएगा आसानी से ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसको बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए 15 डिग्री करेक्ट आंसर आएगा, 82 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या तो जो लोग जानते हैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बना भी सकते हैं, आंसर यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं ना। यहाँ पर आंसर क्या, 83 का क्या बोला, किन युग्मों का HCF 1 होगा, यानी कि जो अभाज्य संख्या होगा जिसमें एक कोई नहीं कटेगा उसका 1 हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसमें से ए है ना, केवल 1 है ना, 101 और 2003 का HCF 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 84 में क्या है, 84 का आंसर क्या हो जाएगा, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर जो पाए गए दोनों पासों पर पाए अंकों का योग एक पूर्ण घन होने की प्रायिकता क्या है। तो पासा पर होता क्या मालूम, 1 से 6 तक होता है, तो 1 से 6 तक दोनों को जोड़कर जो है बोला कि एक घन, तो दोनों को छोड़िएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, इसमें से फिर दूसरे पासा पे भी आएगा इसी तरह, है ना। तो कोई भी सबको जोड़िएगा तो एक ही मात्रा आएगा, घन कौन रहेगा मालूम, 8 है ना, एक ही 8 ही घन है, बाकी तो कोई आएगा नहीं 12 तक, है ना। ज़्यादा कितना जोड़िएगा, 6 से 6 12 जोड़िएगा, तो देखिए ना तो 12 घन है, ना तो 11, ना तो 10, ना तो 9, है ना। घन कौन सा, घन मतलब 3 बार गुना होना चाहिए लगातार, है ना, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 है, तो घन एकमात्र 8 है, कौन सा है, एकमात्र मिलेगा 8 घन आपको, ठीक है। तो 8 बोला कि इसको जो योग है ना, दोनों अंकों का योग एक पूर्ण घन होने की प्रायिकता कितनी है, मतलब कितने बार ऐसे हो सकता है घटनाएं, ठीक है। तो वो कितने बार होगा, तो देखिए एक तो होगा नहीं, 1 से 6 तक अंक है, एक दोनों का योग होना चाहिए ना, तो एक तो होगा नहीं, क्योंकि 1 से 1 में और अधिकतम इसमें होता है कितना, 6 होता है, तो जोड़ेंगे 7 ही आएगा। तो पहला क्या होगा मानो, पहला होगा 2 और 6, है ना। फिर तीसरा क्या होगा, 3 और 5, फिर चौथा क्या होगा, या तो एक पे चौवा आएगा, अब दूसरे पे भी चौवा आएगा, और फिर दूसरे घन पर क्या आ सकता है, दूसरे पे फिर आप एक पे छक्का आ जाएगा, एक पर 2 आ जाएगा, एक पे फिर पंजा आ जाएगा, एक पे फिर 3 आ जाएगा। इस तरह से कितने बन रहा है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बन रहा है, और टोटल कितना, 2 पासा है, तो 2 पासा है तो 6 के पावर 2 कर देंगे, यानी 36, है ना, 5/36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिएगा, सोल्यूशन में दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, 85 का ए, है ना, ऑप्शन ए श्याम 69 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका होगा माध्य का मालूम है ना आपको, देखिए माध्य बारंबारता ये सब पूछा जाता है एग्जामों में। तो माध्य का क्या होता है, जो कि यहाँ पे ना सही इसको ना बढ़ते क्रम में सजा दीजिए, अब बीच वाला जो होगा वो माध्य का कहलाता है ना। अब बीच वाला अगर मान के चलिए एक कोई एक नहीं आ रहा है तो 2 आएगा, तो दोनों का योग का आधा कर देना, वो माध्य का हो जाएगा, है ना। तो माध्य का यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको देखिए निकाल लीजिए, ये क्या है, बढ़ते क्रम में दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में अगर पहले से दे दिया तो आसान होगी आपके लिए। तो इसमें क्या बीच वाला खोजना है, ठीक है। तो देखिए इधर से कट करिए पहले 3, है ना, इधर से भी कट करिए 3, ठीक है। अब बीच वाला क्या बचा, अब देखिए इधर से ज़्यादा चर करते तो कुछ बचता ही नहीं, तो इसलिए 3 किए, अब बीच वाला बच गया क्या, ये। अब ये दोनों जोड़ के आधा कर दिए, 10 और 8 18, 18 का आधा कितना होगा, 9, यही आंसर है ना। ये माध्य का हो गया। माध्य क्या होता है, सभी को जोड़ कर पूछा ना माध्य, तो सभी को जोड़ के कितनी संख्या है उससे भागा देंगे, माध्य हो गया। बारंबारता क्या होता है, बारंबारता मतलब जो अधिक बार आया, है ना, जो अधिक बार आया वो क्या कहलाता है, सॉरी बहुलक, है ना, बहुलक पूछा है, तो बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार आया है ना, तो वो बहुलक कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको बोला है तो एन का मान क्या होगा, तो एन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन का मान यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 87 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, है ना, 8 आएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यदि वृत्त की त्रिज्या को एक इकाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है, वृत्त का त्रिज्या यहाँ पर क्या होगा, तो 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 87 का आंसर क्या बता दिया आपको, 8 बता दिए, और 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, √2 + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पर विचार करना और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 89 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। एक फॉर्मूला यहाँ पर, फॉर्मूला से उसको बना लेना, फॉर्मूला बराबर होता है क्या, देखिए बहुलक बराबर एक लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका, क्या होता है, 3 माध्यिका, 3 माध्य का -2 माध्य, क्या होता है, -2 माध्य। आप इसे हमेशा के लिए याद रखें, कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद रखना। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्य का, देखिए शब्द में देखिए माध्य का भी बड़ा है और यहाँ 3 बड़ा है ना, 2 और 3, यहाँ पर क्या 2 माध्य, तो देखिए बड़का में से छोटका घटाना है, तो देखिए माध्य का और माध्य में बड़ा कौन है, माध्य का, और देखिए इसमें लेटर में बड़ा कौन है, जो डिजिट में बड़ा है 3, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखेगा, आपको कभी कंफ्यूजन होगा तो बड़का में से छोटका घटानी है, 3 माध्यिका में से 2 माध्य घटेगा, है ना। बहुलक बराबर क्या होता है,
3 माध्य का माइनस 2 माध्य होता है ना, इससे क्या आप आसानी से सभी चीज़ें बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है ना, साइन थीटा बराबर कोस बी बराबर दिया हुआ है, तो इनमें में से कौन सा सत्य है ना, तो इसका 90 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक ही जो है केवल 3 यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91, इसको बना लीजिएगा, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 91 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई आर के दोगुनी होगी। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, 93 में आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 93 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 30%। 94 का आंसर आप मिलाइएगा, तो त्रिभुजों की संख्या इसमें काउंट करना है, तो 94 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 13। इसमें त्रिभुज है ना, कितना है 13 त्रिभुज है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बताना है करेक्ट आंसर इसका 95 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें रीजनिंग वाला ही क्वेश्चन है, 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 मीटर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर लगा लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 97 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 56 आएगा, क्या 56 है। इसमें क्या किया मालूम, इसमें आसानी से ये किया है गुना 1 किया है, और गुना 1 करके और यहाँ पर क्या किया माइनस कितना हुआ है 11 है ना, तो फिर इसमें भी गुना 1 करिए तो क्या होगा 56 है, यही 56 हो जाएगा है ना। मतलब फिर इसमें गुना 1 माइनस 11 गुना 1 माइनस 11 इस तरह से हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, शब्द ऑरेंज को 4 अलग अलग कोड में कोडित किया गया है ना, कोड 1 कोड 2 कोड 3 कोड 4। अब बोला क्या इसमें से किस कोड में शब्द फिश को जी के भी एल लिखा जाता है। इसको कैसे बनाइएगा, तो इसको बनाइएगा तो इसका पैटर्न है क्या पहले वो समझ लेंगे तो आसानी से बनेगा। इसमें क्या क्या मालूम, पहले इसको पढ़ना है ना, इसको नहीं, इसको समझ में नहीं आएगा, पहले इसको समझिएगा तो आंसर बनेगा। इसमें क्या देखिए एफ को क्या लिखा है जी, यानी कि 1 प्लस हुआ है ना, फिर क्या आई को क्या लिखा है के, यानी कि 1 प्लस हुआ, फिर क्या हुआ आई मतलब 9 और 2 11 प्लस 2 हुआ, ठीक है। फिर एस को क्या लिखा है यहाँ पर भी, यानी कि एस है 19 पर, भी है 22 पर, 19 3 22 प्लस 3 हुआ, और फिर क्या 8 है यहाँ पर, और एल कितना 12 पर, तो 8 और 4 12 यानी कि प्लस 4 हुआ, यानी कि +1 +2 +3 +4। अब यहाँ से पता करना है क्या, ये जो ऑरेंज को है ना किस में ये किस कोड में ये वाला पैटर्न फॉलो किया है। तो देखिए पहले 1 बढ़ाएंगे, ओ के बाद क्या होगा, ओ है 15 पर, ओ पी आएगा, यानी कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। ओ के बाद पी आएगा, और फिर +2 यानी कि आर है, आर के +2 करेंगे तो 18 2 20 होगा, यानी कि टी होगा। टी किस में दिया और कोड 4 में दिया हुआ है ना, देखिए पी और टी कोड 4 में दिया हुआ है, यानी कि कोड 4 इसका दोनों मिलान सही है ना, जैसे ये पैटर्न पर है वैसे कोड 4 में पैटर्न है ना, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयंत की इशारा करते हुए, तो इशारा करते हुए इसको बना लीजिएगा है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 100, क्वेश्चन नंबर 100 है, इसमें क्या है कि शिवा एक बल्ब को 1:37 और 39 इतना बजे चालू करता है, और उसी दिन इसे 11:28 और 32 पर बंद कर देता है। बल्ब कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था। तो इसको इस टाइप कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं ना, इसको बनाना नहीं है आपको, एग्जैक्ट नहीं बनाना है, एग्जैक्ट निकालना है कैसे निकलेगा, तो घबराने की बात है नहीं, मोटा मोटी निकालिए, मोटा मोटी से आपको 100% करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अब जैसे क्या बोला देखिए, दोनों के बीच अंतर समय पूछा है ना, एक शिवा एक बल्ब को 1:37 और 39 पर चालू करता है, और उसी दिन सेम डे उसी दिन इसे क्या किया 11:28 और 32 पर बंद कर देता है, बजे बंद कर देता है ना, चालू किया बंद कर दिया। वही बोला कि बल्ब जो है कितनी अवधि के लिए चालू स्थिति में था। चालू जब 1 बजे हुआ, तो एक काम करिए, इसको कैसे मानो, जैसे 1 बजे चालू किया, अब 1 बजे कभी भी मान सकते हैं, या तो सुबह रात वाला मान लीजिए 1 बजे जैसे स्टार्टिंग हुआ 1 बजे, ठीक है, सुबह 1 बजे स्टार्ट हुआ, तो सुबह 1 बजे से और 11 बजे ये बंद करता है, सेम डे है तो 11 बजे बंद किया ना, तो इसमें पक्का पक्के इसमें 10 घंटा पहले जोड़िए, तो एक में अगर 10 घंटा जोड़ देते हैं तो कितना बच जाता है, मतलब पूरा पूरी 10, अगर 10 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बजेगा मालूम, एक बजे में 10 जोड़ दिए तो 11 है ना, 11:37 और 39 हो जाएगा, पूरा 10 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा 11:37 हो जाएगा, 10 घंटा जोड़ेंगे तो 11:37 हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ 11:28 पर ही बंद हो गया, यानी कि क्या इसका मतलब क्या समझे कि 10 घंटा से थोड़ा सा कम है ना, 10 घंटा से थोड़ा सा कम ही ये चालू रहा। समझ गए बात को, फिर समझिए 1 बजा तो इसमें पूरा पूरी आप 10 अपने मन से जोड़ दीजिए, तो 10 अगर पूरा पूरी इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11:37 39 हो जाएगा, 11:37 39 10 घंटा जोड़ेंगे तो
लेकिन 11:37 तक नहीं बल्कि 28 मिनट में ये बंद हो गया था। यानी 37 में घटाइए कितना, अंतर कितना है, 28 और 9 37 होता है ना, तो 28 और 10 जोड़ेंगे 27, यानी कि 9 मिनट है ना। तो 9 मिनट और 9 मिनट मतलब 9 मिनट है ना, 9 मिनट है। तो यूँ पहले तो ये समझिए क्या कि 10 जोड़े तो आप 10 में क्या करेंगे, 9 मिनट अंतर हो रहा है, 9 मिनट ये ज़्यादा चला गया, तो 9 मिनट क्या करेंगे, 10 घंटा में जो है 9 मिनट घटाएंगे, 9 मिनट घटाएंगे तो 9 मिनट घटाइएगा तो मोटा मोटी क्या 10 मिनट घटाइए, तो 10 मिनट घटा देंगे ना, तो क्या होगा देखिए 9 घंटा 50 मिनट होगा, यही तो होगा, है ना। और बाकी सब देखिए ज़्यादा अंतर है, 9 घंटा के आसपास कौन है, 12 घंटा यहाँ लिखा दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ 10 घंटा 9 मिनट ज़्यादा लिख दिया 10 घंटा से, ये भी गलत हो जाएगा। 9 घंटा 9 मिनट लिखा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटा से मोटा मोटी 10 मिनट के आसपास ये अंतर होगा, कम होगा, है ना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस तरह से आपका केजीएस बिहार दरोगा मेंस का टेस्ट नंबर 2 होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी एक वीडियो लेकर आते हैं जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से मोस्ट इंपोर्टेंट जनवरी का करंट अफेयर आया हुआ, तो उसको लेकर आते हैं, ठीक है। और उसमें 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, तो इस तरह से आपको करंट अफेयर को आपके मजबूती के लिए ना क्या करेंगे मालूम, इस चैनल पर बने रहिए, आपको हर महीने का जो करंट अफेयर आएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि जनवरी माह का टॉप 50 प्रश्न है करंट अफेयर का, वो आपको हम करवाएंगे। फिर जनवरी के बाद फरवरी समाप्त होगा तो फिर वो करवाएंगे, और एक बार क्या फिर बीच बीच में रिवीजन भी करवाते जाएंगे ना। तो आप लोग भी कमेंट करिएगा साथ में कि सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए, या तो जो भी, तो आप लोग के अनुसार है ना हम काम करेंगे। मेरे पास कंटेंट आ गया है, तो इसको हम वीडियो लेकर आते हैं करंट अफेयर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।